बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, दिल से खैर से ईद मुबारक। मैं हूँ हिना आदिल और मैं हूँ अलीनीक सैयद। हम उम्मीद करते हैं कि आपके ईद के आयाम बहुत ही अच्छे गुजरे होंगे और ख़ासकर जब हम आपके साथ मौजूद थे उसको सेलिब्रेट करने के लिए। कल आपने देखा कि 7 से 9 आपके साथ मौजूद थे और अब अपनी रेगुलर टाइमिंग्स पर आ गए हैं हम। तो ईद के आयाम को जो है उनकी खुशियों को मज़ीद दोबाला करने के लिए हम हाजिर हैं। इसके साथ साथ 23 मार्च भी है तो उस पर भी हमने बात करनी है। लेकिन देखिएगा है ना, आपकी ईद हमारी ईद तो वैसे भी जिम्मेदारियां निभाते हुए गुजर जाती है, लेकिन इस बार आम आदमी की भी ईद जो है ना वीकेंड में गुजर गई, सारी छुट्टियां उसी में चली गई। अच्छा, दुख यही लगा हुआ अली को कि जो वीकेंड है हमारा उस पे ईद आ गई, मजीद छुट्टियां मिलनी चाहिए थी, लेकिन सेलिब्रेशन थी हमारी जनाब खूब की और आपके साथ की, और जितना अच्छा और ज़बरदस्त फीडबैक आपने हमें दिया हम उसके मशकूर हैं और हम कोशिश करेंगे कि आगे भी इसी तरीके से काम करते रहें, आप खुश होते रहें, आप एंटरटेन होते रहें। इसीलिए हम आज भी हाजिर हैं जनाब। और सबसे पहले मेरा ख्याल है हमें 23 मार्च की ही बात करनी चाहिए। 23 मार्च का जी वो तारीखी दिन है जिसको आज तक हम याद करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, और आज ईद का तीसरा दिन भी है, 23 मार्च भी है। दो खुशियां एक साथ आ गई हैं, सेलिब्रेशंस मुल्क भर में चल रही हैं। तो इस पर हमने जो मेहमानों को मदऊ किया है वो इंतहाई पर्टिनेंट गेस्ट हैं जिनसे हम 23 मार्च के खुसूसी तौर पर हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर फहद अली काज़मी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप साहब? ईद मुबारक। ईद मुबारक जी, आप दोनों को भी माशाल्लाह। बहुत ही आप लोग खूबसूरत लग रहे हैं दोनों। थैंक यू। आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। इसके साथ साथ वकार अहमद मलिक साहब हैं, हमारे सीनियर एंकर हैं, हमारे साथी एंकर हैं, इस शो का भी हिस्सा हैं और दीगर जो है बहुत सारी इवेंट्स में भी आप इनको देखते होंगे। वकार साहब बहुत बहुत ईद मुबारक आपको भी। बहुत बहुत ईद मुबारक। और ये जो अभी फहद ने कहा है ना कि आप खूबसूरत लग रहे हैं, हाँ। ये वो जो महीना आपने पूरा रमजान का इकट्ठा गुजारा है, मुझे नहीं मालूम था कि कुर्बत इस हद तक हो गई। शुरू हो चले ऐसा भी है, हम समझ लेते हैं। वकार साहब, ईद तो बड़ी हमने ज़बरदस्त तरीके से गुजारी और ख़ास तौर पर जिस तरह से छोटी ईद होती है, ईद उल फितर होती है, वो ईदियाँ देते दिलाते गुजर जाती है। आपकी ईद कैसे गुजरी? मेरी जो ईद है वो एक्चुअली जो ईद का दिन होता है वो तो मुझे लाजमी गाँव वहाँ करता हूँ, और उसकी वजह यह है कि वो ईद समझ ही नहीं आती, यानी वो सारी मेमोरीज़ जो है, सारा नॉस्टैल्जिया जो है वो सारे का सारा गांव से जुड़ा हुआ है। और उसके बाद हर बंदे का होता है ना कि वो बचपन से जो जहाँ पे उसने ईद गुजारी है, तो वो जितनी भी चीज़ें हैं वो आप नॉस्टैल्जिक होते हैं। आपके वालिदैन जब या आपके दादा दादी जब थे तो वो किस तरह ईद करते थे और वो सारी चीज़ें जो है। लेकिन मेरे ख्याल है कि हमारी जो ये 2 ईदें होती हैं और हमारी जो मेमोरी होती है पूरी लाइफ टाइम, उसमें इतनी ये इम्पोर्टेंट, इतनी खूबसूरत। और आप देखें कि ईद पे लोग जज्बाती दूसरी तरफ भी हो जाते हैं, यानी अपने लोगों को याद करके, या ऐसे लोग जो चले गए हैं, इस तरह की बहुत सारी मेमोरीज, तो वो लोग रोना भी शुरू कर देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये वो 2 दिन हैं जिसके हवाले से कुछ इंटेंस जो इमोशंस हैं वो हम एक्सपीरियंस करते हैं और उसको याद करते हैं। हाँ फाज साहब, आप और हम तो बहुत बिजी रहे हैं पूरे रमज़ान में भी, और ईदैन पर भी हमें ना सिर्फ यहाँ की जिम्मेदारियाँ निभानी पड़ी बल्कि इसके साथ साथ घर की भी जिम्मेदारियाँ निभानी पड़ती हैं। तो काफ़ी थकावट नहीं हो जाती इससे? ईद का दिन थोड़ा सा वैसे एट टाइम्स एंटी क्लाइमैक्स भी हो जाता है। हाँ। कि वो आपने जो महीने की पूरी एक मुशक्क़त की होती है, फिर ईद वाले दिन आपका दिल करता है कि लंबा मैं नैप लूँ और सो जाऊँ। तो मुझे हमेशा से ना ईद का पहला दिन गो के मेल मिलाप और वो सारा सिलसिला रहता भी है, लेकिन वो एंटी क्लाइमैक्स का भी थोड़ा सा एहसास होता है। और थोड़ा सा वो जो रमज़ान की रौनक है, आई स्टार्ट मिसिंग दैट ऑल्सो, क्योंकि वो एक ईद वाले दिन में ना यू डोंट हैव एनीथिंग टू डू एट टाइम्स। 2 घंटे का ऐसा स्पेल भी आता है, ख़वातीन को तो नहीं आता वैसे, वो किचन में बेचारियाँ वो काम भी कर रही होती हैं, लेकिन वो जो मेल प्रिविलेज है पाकिस्तान में, आप 2 घंटे सोते हैं फिर थोड़े बोर होते हैं, तो मज़ा भी आता है बहुत ज़्यादा, लेकिन थोड़ा सा वो एक एंटी क्लाइमैक्स भी मैं महसूस करता हूँ। क्यों राजों से पर्दा उठा रहे हैं? ये जो इन्होंने ख़वातीन की बात की है ना, इस पर मैं करता हूँ। ख़वातीन के हवाले से हमें कई दफ़ा बड़ी हमदर्दी भी होती है कि ये इतना ज़्यादा काम करती हैं ईद के। बिल्कुल। अच्छा, कई दफ़ा मैं कहता हूँ कि और साथ वो सुनाती भी जाती हैं आपको। हाँ। तो आप चाहे आपकी अम्मा है चाहे वाइफ है, कोई भी, वो आपको सुना, ये भी ना करें, ये भी किया। अच्छा, मैं हमेशा आपके हक में इस हवाले से होता हूँ कि इनको सबने हमारी कोशिश होती है कि इनको ज़्यादा काम ना करना पड़े, या अगर आपकी माँ है तो आपकी कोशिश होती है कि ये ना इस तरह काम करें, या आप कोशिश करते हैं ना करें, क्योंकि सारा प्लेयर उनका उसी में है। यानी आपको सुनाने में भी है और वो सारा काम करने में भी है, यानी उनकी सारी ईद ही है ना, यानी जो वो हमें सुनाती हैं वो उनके लिए थेरेपी है।
हाँ उनकी मतलब ये देखिए आप इसको इस तरह catharsis देखिए, है। आप इसको इस तरह, जिस तरह हमारे यहाँ एक हलवे की ट्रेडिशन है, हाँ। ठीक है, तो या मेरा अपने गांव या इस इलाके में तो वो रात को हलवा बनाते हैं अगली उस ईद के लिए, तो आप रात को 12-1 बजे तक वो कढ़ाई के साथ लगी होंगी वो सारी। मैं ये करूँ कि उसके साथ उनकी एक ब्यूटी न थी है, यानी वो ये समझते हैं कि यही सारी खूबसूरती है अपने बच्चों के लिए, वो हलवा बनाना और तमाम। हाँ, वो उसके साथ साथ वो जो सुना रही हैं उसको इतना आपने सीरियस नहीं लेना, ठीक है, कि मतलब इस तरह सीरियस नहीं लेना कि माँ को कहें जबरदस्ती कि नहीं आपने नहीं बनाना, नहीं, उनको ये करने दें, उनको इसमें बड़ा मजा आता है। हाँ, ये बहुत ही फील करते बकार भाई की थोड़ी सी विकेट मेंटालिटी है कि खवातीन काम करती रहे और उनको वो काम करने से रोकना नहीं ताकि हम इंजॉय करते रहें। हाँ, अच्छा, नहीं, वो ये भी कह रहे हैं कि खसूसी तौर पर, बच्चों को वैसे feed कर। आपने उमूमी तौर पर देखा है कि वो जो एक घर की सफाई वाला मरहला होता है वालिदा के, वो आप जो मर्जी कर लें, आप खुद भी साथ लग जाएं, उनको तस्कीन इत्मीनान नहीं नहीं आता। मिलती हाँ, जब तक कि वो करती खुद नहीं हैं। हाँ, ये करेंगे। बड़ी हर मजे की कोना बात और हर जगह, हर एरिया उन्होंने करना अच्छा, है। तो वाकई इसमें आजकल जो मेडिसिन है वो इसको, या मेडिकल साइंस इसको ओसीडीज कहती है, कि अक्सर जो है ना वो आपको कंपल्सरी डिसऑर्डर्स होते हैं कि आपको बिल्कुल ठीक करना है, और बच्चों वाले घर में आप कुछ भी ठीक नहीं रख सकते कभी भी, वो आप 1 घंटे के लिए ठीक करेंगे और फिर से वो बर्बादी फैलते हैं। बिल्कुल ऐसे। लेकिन फाज साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा, मदद करनी चाहिए और मदद करते भी हैं, लेकिन ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें आपने बाहर का काम करना है और घरेलू खवातीन ने घर का काम करना है, हमें भी तो कोई रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए कि हम बाहर भी करें और हम घर में भी करें। I think at times males are the unsung heroes of our community. मॉडर्न डे के अंदर मेल्स के हवाले से इतनी बात नहीं होती। बेचारा जो एक अच्छा आदमी है जो कुकुले बाद अदा करता है, अपनी वाइफ के साथ भी अच्छा है, अपने बच्चों के साथ भी अच्छा है, वो बेचारा बड़ा ही अनसंग हीरो है। उसकी कोई बात नहीं करता एंड आई रियली फील फॉर देम। तो मैं ज़ाती तौर पे खुद मैं इसको महसूस करता हूँ। अली ने बार बार करके ना मोहर सब कर रही है कि मैं मजीद- असल में फाज साहब को थोड़ा सा पर्सनली भी जानता हूँ। फाज साहब इज अ वेरी गुड हस्बैंड एज वेल। ओहो, तो ये इस- पता नहीं ये आप मेरी सुनना चाह रहे हैं बेगम इससे आपसे एग्री भी। कितना करती हैं वो। बेगमात कब एग्री करती है? बेगमात एक यूनिवर्सल, एक डाइसेंट की आवाज़ है मेरा ख्याल है, एंड दे कीप अस ग्राउंडेड आल्सो आई थिंक। अच्छा, वैसे वाकई क्या टाइम है कि हस्बैंड ही हस्बैंड की तारीफें करे जा रहे हैं। कोई खातून बताए तो फिर पता भी चले। आप लोग दोनों एक दूसरे की तारीफों के पुल बांध रहे आपने हैं। तो करनी नहीं, हम ही कर लेते अरे हैं आपस में। अरे अभी भी नहीं करते हम लोग आपकी तारीफें करते हैं जनाब, ये आपको लगता है। अच्छा, वकार साहब, ईदी कितनी तकसीम की है आपने? अच्छा, हाँ, ईदी के हवाले से मैं इस हवाले से मेरा बड़ा वाज़ेह एक नुक्ता नज़र है कि ईदी एक बड़ा खूबसूरत ट्रेडिशन था, ईदी देना। वो बाद में कुछ प्लूट हुआ, जो हमारी टैबूज या क्या कहते हैं सोशल जो एक टॉक्सिक किस्म के रवैये होते हैं ना, उनकी वजह से जिस तरह जो शो ऑफ होता है, अब उस शो ऑफ ने जहाँ पे हमारी और बहुत सारी चीज़ों को डिस्टर्ब किया, वहाँ पे ईदी को भी किया। वो इस तरह किया है कि हमें याद है कि हम जब बचपन में 10 रुपये ईदी होती थी या 30 रुपये, या जो भी करते करते ये जो शो ऑफ का पैटर्न आया जिसमें 500, 1000। अब ये एक्चुअली क्या होता था कि आप देते तो बच्चे को थे और उसके बाद आप निकल जाते थे, फिर माँ उससे ले लेती है, माँ लेके फिर अगली किसी फैमिली को जाके उसके बच्चे को देती है और उसकी माँ उससे ले लेती है। मैं हमेशा ये कहता हूँ यार ये बच्चों के साथ बड़ी जाती हो गई है। यानी आपने एक दूसरे को तो बड़ा करना शुरू कर दिया ना कि मैंने इसको 2000 दिया तो उसको दिया, वो बच्चों को तो नहीं मिल रही। बच्चों को तो चाहिए 50 रुपए, 100 रुपए, जो उनकी अपने हों, जिनको वो ओन कर सकें, जो उनसे वालिदैन उनसे ना लें। तो इसलिए फिर हमेशा मैं बल्कि फेसबुक पे ना एक आध दिन पहले ये पोस्ट लिखता भी हूँ कि रिमाइंड कराने के लिए कि आप ये जो शो ऑफ वाला मामला है ये भी जारी रखें, ठीक है। ये 1000, 2000, 5000 एक दूसरे को नीचे लगाने की और थले लगाने की, ये सारा कुछ करते रहें, लेकिन साथ बच्चों का इतना ज़रूर ख्याल रखें कि उनको जब दें तो चाहे वो 100, 50 के नोट एक दिन पहले वो करा दें। और ये ना करें कि हमारे रिश्तेदार हैं, गली में कहीं बच्चे हैं, मतलब वो आपके लिए थोड़ी सी रकम है, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, उन बच्चों के लिए वो बहुत बड़ा खजाना है। वो जो उन्होंने दुकानों पे जाके गंद खाना है, मेरा ख्याल है कि उस दिन खा ले। अच्छा, लेकिन इसकी ना एक अलामती वैल्यू भी है। यानी पुराने ज़माने में भी जब भी हम देखते हैं कि हमारे वालिदैन अपना जिक्र किया करते हैं कि हम किस तरह से ईदैन मनाया करते थे, तो उसमें पता चलता था कोई उनको 1 आने, 2 आने, फिर 10 रुपये तक की भी बात हमें सुनने को मिली। तो ये अलामती चीज़ किस हद तक है, और आप इसको अगर इस्लामी एंगल से भी देखें तो ये कितना ज़रूरी है करना? देखिए, इस्लामिक एंगल में तो जो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है ना कि तोहफे दिया करो, उससे मोहब्बत बढ़ती है, ये उसके तनाजुर में है। बाकी ईदी और ये बहुत सी बातें कल्चरली भी इवॉल्व हुई हैं, ये यहाँ का सब कॉन्टिनेंट का एक कल्चर है।
कैश में डील करना ख़ास तौर पे। और एट अ लाइटर नोट, ये बड़ी यूनिवर्सल एक्सप्लॉइटेशन है जो पेरेंट्स हमारी कर चुके हैं कि हमें बहुत सी हज़ारों में जो ईदियाँ मिली हैं वो हमें बताया गया कि अभी आप बड़े नहीं हुए, अभी आप इस पैसे का क्या करेंगे, आपने क्या करना है, तो ये हमें जमा करा दें, हम आपको फिर वक्त मुकर्ररा पर दे देंगे। वो वक्त मुकर्ररा कभी आया नहीं और हमारे पैसों से ये उन बैंक्स की तरह जो टैक्स काटते रहते हैं उसमें। हाँ, तो वो हमारे एट आवर एक्सपेंस फिर वो आगे ट्रांजैक्शंस होती रही। तो ये आई थिंक यूनिवर्सल एक्सप्लॉइटेशन हुई है। आई वुड एग्री विद बकार भाई कि आप बच्चे को चलें 500 ही दे दें, मतलब एक बहुत ज़्यादा ना भी दें, पर वो उसका ही होना चाहिए। तो वो उसका ही होना चाहिए और उसको सेंस ऑफ ओनरशिप पाए और उसको खर्च करने की आप इजाज़त दें। यानी वो एक दिन तो ऐसा हो कि वो ऑटोनमस फील करे कि मेरे पास पैसा आया है, और वो जो सेंस ऑफ खुशी मिलती है। बहरहाल हमारे दौर में जब हमारे आई रिमेंबर मेरे एक मामू थे, वो नए नोट लाते थे और वो मजाक से कहते थे ये डॉलर्स हैं, फिर वो बड़े किसी को ये तुम्हारे पाउंड्स हैं, यानी इस तरह से ना उन्होंने करेंसीज का नाम रख के वो, और हम बड़ा वी वुड लुक फॉरवर्ड के वो हमारे डॉलर्स और पाउंड्स कब आएंगे। और छोटी छोटी खुशियाँ होती है ना, आपने कोई उस दिन आपने कोई 2 बोतलें ज़्यादा पी ली, फिजी ड्रिंक्स पी ली, और मतलब कोई आपने समोसा पकौड़ा या पैटीज खा लिए ज़्यादा, लेकिन वो आपने खुद अपनी मर्जी से जब आपका दिल किया आप बाहर गए हैं। तो अच्छा, वो पूरा एक रिचुअल है जो बड़ा ही लिबरेटिंग भी है एक तरह से। अच्छा, लेकिन ये अब तो चीज ये क्या, भी वसूल कर सकते मैं हैं। इस चीज को मानती हूँ, युवान। जिस तरह से हमने ही शायद अपने बच्चों को अब सिखा दिया है कि मैंने ये इस कलर का नोट लेना है और इससे कम पे मैंने मानना नहीं है, तो बच्चे इतने शरीर हो चुके हैं कि वो वाकई कोई बार्गेनिंग नहीं करते, और उन्होंने जो नोट दिमाग में बिठाया हुआ है ये वाला, तो फिर उन्होंने वही लेना, तो वो तो उनसे हम वापस ले ही सकते हैं ना। वो भी ले सकते हैं। और फिर ये भी अच्छा, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास और ऊपर की क्लास, हम थोड़ा सा जब हम ईदी की या वो बात करते हैं तो हमारे जहन में शायद उनका एक आ जाता है। हम 90% या मोर देन 90% जब पाकिस्तान की बात करते हैं तो वहाँ पे 10 रुपये 50 रुपये ईदी मैटर कर रही होती है, और वो 10 रुपये 50 रुपये वो जो ये कह रहे हैं कि वो दुकान पे जाके कोई गंद बिला खाना या पी पू कोई चीज़ ले लेनी, वो उनके लिए इतनी बड़ी खुशी है, इतनी बड़ी खुशी है कि वो ये जो है ना कि दूसरे वाला ये जो मिडिल क्लास या उससे ऊपर वाली जो बात है जिसमें हम बड़े नोट दे देते हैं बच्चों को ईदी में, और उसके बाद वही अब जैसे ही आगे जाते हैं तो वो ले लेती हैं। और ये जिन्होंने कहा है कि वो कभी भी उनका ये वादा पूरा नहीं होता कि हम आपको दे देंगे, क्योंकि वही ट्रांजैक्शन आगे किसी और जगह चली जाती है। बिल्कुल। बट जनरली मेरा ख्याल है कि जो ये वो दिन होता है जिसमें आपको कुछ ज़्यादा वो नहीं देखना चाहिए कि ये बच्चा आपका कोई बराह रास्त जानने वाला, क्योंकि जब आप 50 रुपए दे रहे हैं ना तो फिर आपका कंसर्न इतना नहीं होता कि इसकी माँ देख रही है या नहीं देख रही। फिर आप गली में जाते हुए किसी बच्चे को भी ये पैसे तो दे सकते हैं ना। जब आप 500 या 1000 का नोट निकालते हैं ना तो 2 दफ़ा निकाल के तो फिर जेब में डाल लेते हैं, क्योंकि अभी तक तो उसकी वालदा या वालिद जब तक देखेगी नहीं उस वक्त तक तो नहीं होगा। मेरा ख्याल है कि ये थोड़ा सा ना कोई चीज़ें थोड़ी सी प्योरिटी में रहनी चाहिए। अच्छा, ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट बच्चों पर क्या डालता है? सब बहुत खुश होते हैं। नहीं, लेने वाला तो बुरा, अली वो शायद पूछना चाह रहे हैं। मैं कह रहा हूं दोनों के साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स। वैसे तो बचपन में हमें याद है कि ज्यादा मिल जाती थी तो समझ नहीं आता था रखना कहाँ पे। यानी हमारे पास तो ज्यादा हमें तो खत्म हो जाती थी शाम तक, घुमाकर फिर जो है वो वालिदैन को देनी पड़ जाती थी, क्योंकि रखने के लिए हमारे बड़े माशाल्लाह होनहार और आई थिंक ओबीडिएंट किस्म के बच्चे थे। हम तो खा जाते थे शाम तक, तो दोपहर तक कुछ नहीं बचता था, जो होता था सब लग जाता अच्छा, था। मैं यहाँ पे वो जॉन एलिया का जिक्र करना चाहता हूँ। वो हमारे जी फैमिली फ्रेंड थे और आए मेरे घर, और उन्होंने मुझे बहुत यानी ईदी के जुमरे में नहीं, उन्होंने 500 का एक नोट दिया मुझे, और उन्होंने कहा कि उस दौर में उन्होंने कहा अपने वालिदैन को नहीं बताना। अच्छा, मेरा ख्याल है पते की बात थी। हाँ, बड़ी बात। उन्होंने वालिदैन, और वो 500 मैं ख़त्म ही नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो उस दौर में बहुत बड़ी रकम थी। और यानी हम लोगों को तो आमतौर पे यानी 1-2 रुपए वो जो नोट चला करते थे वो थे, पर्पल वाला 2 रुपए का नोट होता था, वो चला करते थे। तो उस दौर में 500 हाथ में आ गया, तो मुझे याद है मैं सॉक्स में उसको छुपा कर रखा था। अच्छा, मुझे ये आपकी इस बात से याद आया कि इसका मतलब इस पे एक पूरी किताब लिखी जा सकती है, ये जो बड़े लोग हैं इनके बच्चों के हवाले से रवैयों पे, यानी अदीबों के या वो ना, मतलब जिस तरह जॉन की आपने बात की है कितनी बड़ी बात है। अच्छा, आप मंटू साहब को ले लें तो मंटू साहब को तो बच्चों ने अजीब व गरीब बनाया हुआ था, मतलब उनको एक अपना ओलंपिक्स बनाते थे, उसको टूटी हुई टेबल के ऊपर एक कुर्सी, टूटी हुई कुर्सी, और उसके ऊपर मंटू साहब को बिठा दिया जाता है। वो बेचारे यूँ बैठे होते हैं ना कि वो किसी तरह गिर सकता है, तो 4 बच्चों ने नीचे पकड़ा होता है, लेकिन मंटू साहब वो सब कुछ बनने के लिए इसलिए तैयार होते थे क्योंकि बच्चे हैं।
मैंने सुना है कि इशफाक साहब जब फैज़ साहब को कहा करते थे कि आप हमारे घर आएँ या कोई ऐसा की तकरीब है, तो फैज़ साहब अगर कोई ऐसे बहाने से काम लेते कि नहीं मैं नहीं आ सकता ये वो, तो उनके पास एक ही तीर बादफ नुस्खा था। वो कहते कि फैज़ साहब बच्चे आपका पूछ रहे थे या बच्चे आपसे मिलना चाहते, तो वो कभी उन्होंने इनकार नहीं किया क्योंकि बच्चे। और उसके बाद बच्चों के साथ वो अलहदा मंडली जमाते थे, इधर अदबी तनकीद और बड़े बड़े लोग अलहदा होते थे और वो 3 बच्चों को लेके अलहदा होते थे। तो वो आपकी इस बात से मुझे याद आया कि इस पर पूरी किताब लिखी जा सकती है सिर्फ इस पाकिस्तान की 70 साल तारीख में ही, कि पाकिस्तान की 70 साल तारीख में अदीब, दानिश्वर, शोरा या जितने भी बड़े लोग हैं उनके जो बड़े वाक़यात हैं बच्चों के हवाले से, तो वो अगर एक ही जगह कंटेंट इकट्ठा होगा तो शायद वो एक गाइडेंस शायद बेहतर, क्योंकि यही वो वक्त है जिसपे आप बच्चों पे एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, अपनी एग्जिस्टेंस के बारे में बता सकते हैं कि आप भी वजूद रखते हैं उनके सामने, और उनके बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे दर्स हैं जो आप दे सकते हैं। तो ईदी देना मत भूलिएगा, ईद का चाहे तीसरा दिन ही क्यों ना हो। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक, दिल से खैर से ईद मुबारक। ईद हम आपके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसके साथ आज 23 मार्च है और उस पर भी बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। वकार साहब, 23 मार्च तजदीद अहद का दिन, क्या कहेंगे इसकी इम्पोर्टेंस के हवाले से? दिन जितने भी हम मनाते हैं, ये जो दिनों को हम देते हैं कि ये फ़लाँ दिन, इवन सोशल उसमें भी जिस तरह हम वालदैन का दिन होता है, मुख्तलिफ दिन का मतलब वही होता है कि कहीं इज्तमाइयत जो है उसको एक जो कलेक्टिव इज्तमाइयत है उसको एक रिमाइंडर देने के लिए, बार बार उसको एम्फसाइज करने के लिए, बार बार उसकी इंपॉर्टेंस को उजागर करने के लिए 23 मार्च का जब हमारे सामने दिन आएगा तो बार बार हमें एक चीज़ रिमाइंड करवाई जाएगी और अगले बच्चों को भी कि ये पर्पस जो है, ये बुनियादी मकसद जो है वो क्या था। और एक्चुअली मेरा ख्याल है कि जब आप हर साल में एक दफ़ा रिमाइंड करवाते हैं तो हम कितना डेविएट हुए हैं अपने मकसद से, वो थोड़ा सा हमें आइडिया हो जाता है कि हम कितने फासले पे चले गए। तो इसमें भी बड़ा यही है कि जो 23 मार्च है, इसमें जो मुझे जब 23 मार्च आता है तो मेरे जहन में आता है कि 2 चीज़ें हैं कि हम ट्रेडिशन वर्सेस मॉडर्निटी, यानी इसके दरमियान कहीं खो के रह गए हैं। आपको पता है दुनिया में 2 तरह के रवैये होते हैं, एक तो ट्रेडिशनलिस्ट हैं, यानी जो कि मॉडर्निटी को मुकम्मल तौर पे सेट असाइड करते हैं और एक रद्द-ए-अमल वो है। एक जो है कि जो जदीदियत है, जो कि क़दामत परस्ती या रवायत ट्रेडिशन को मुकम्मल तौर पे साइड पे कर देती है, और ये दरमियान में इतना बड़ा खला पैदा हो जाता है, और जहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो खला पैदा हो गया है उसकी वो जो खलीज है वो मुकम्मल ही नहीं हो पा रही। ट्रेडिशन की अपनी खूबसूरतियाँ हैं। अब तो ट्रेडिशन क्या है, वो एक तहजीबी दानिश है जो कि सदियों कदीम, उसका एक चीज़ है जो मज़र है, और उसके अंदर बहुत कुछ खूबसूरती हैं, सदियों से हमारा एक तजर्बा है, निचोड़ है। जबकि दूसरी तरफ जो मॉडर्निटी है वो हमारा एक अकल, रीजनिंग और उसके हवाले से एक हमने बिल्डिंग खड़ी की, जिनका एक मर्ज जो है बड़ा खूबसूरत हो सकता है। हमारे यहाँ पे 2 तरह के तबकात पैदा हो गए। एक तो वो जो ट्रेडिशनलिस्ट जो कि मॉडर्निटी के बिल्कुल ही खिलाफ थे, तो उन्होंने तो बिल्कुल एक इंतहा ये पकड़ ली, और जो दूसरे वाले थे मॉडर्निटी वाले, उन्होंने मुकम्मल सारी ट्रेडिशन को साइड पे करके और वो सारे कुछ वो कोई रुख जो है ना उसका तयन नहीं कर सके। तो हम कभी कभी ये देखते हैं, कई दफ़ा दोस्तों में बात होती है कि पाकिस्तान जो है उसका मुस्तकबिल के हवाले से ये जो एक ख़ास किस्म के 2-3 तबकात पाए जाते हैं, लेकिन होना क्या चाहिए? तो मैं अमूमन उनको कहता हूँ यार पाकिस्तान के अंदर ही एक एग्जाम्पल मौजूद है, हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है कि हम किसी मुल्क की मिसाल देंगे यार वो फ़लाँ मुल्क की तरह पाकिस्तान को होना चाहिए। हमारे अंदर ये जो हमारा जो हुंजा का इलाका है, ये मतलब ये एक खूबसूरत मर्ज है मॉडर्निटी का भी और ट्रेडिशन का भी। ना वो उन्होंने ट्रेडिशन को छोड़ा है, ना उन्होंने मॉडर्निटी को छोड़ा, और कितना खूबसूरती से आगे चल रहे हैं। तो हमारा भी यही है कि 23 मार्च एक खूबसूरत दिन है, बट हमें अपनी साइंस, अक्ल, इल्म, उन तमाम चीज़ों को भी, लेकिन दूसरी तरफ जो ट्रेडिशन, खूबसूरतियाँ हैं उसकी, उन दोनों को भी लेके इस मुल्क को एक खूबसूरत मुल्क बनाना चाहिए। रिमेम्बरेंस का दिन, ये बिल्कुल वकार साहब ठीक कह रहे हैं कि याद दहानी आपको करवाना है। तो आप क्या कहेंगे? नहीं, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात। असल में वकार भाई जब भी हुंजा की बात करते हैं ना तो मुझे थोड़ा खौफ भी आता है, कहीं ऐसा ना हो कि इस आइलैंड ऑफ स्टेबिलिटी को हम बातें कर कर के खो दें, कहीं कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस वहाँ पे चला जाए। तो वकार भाई जब भी बात करते हैं तो मुझे एक खौफ रहता है, अल्लाह ताला हुंजा को प्रोटेक्ट रखे। अच्छा, एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं शायद वकार भाई की इस बाइनरी से इतना इतफाक़ ना करूँ ट्रेडिशन और मॉडर्निटी की, इन द सेंस के
अगर आप ट्रू ट्रेडिशन की बात करें तो ट्रू ट्रेडिशन के अंदर भी, और मैं यहाँ पर खालिस्तान मुस्लिम ट्रेडिशन की बात कर रहा हूँ, वो एंटी रैशनलिस्टिक नहीं है। वहाँ पर रैशनलिज्म है और बहुत ज़्यादा है। अक़लियात की रिजेक्शन नहीं है, साइंस और टेक्नोलॉजी की रिजेक्शन नहीं है। शायद जो वकार भाई कहना चाह रहे हैं या जो हो रहा है कि ख़ास किस्म का क्लैरिकल माइंडसेट आया, क्लर्जी का माइंडसेट आया, जिस माइंडसेट ने शायद ट्रेडिशन को इस तरह हाईजैक किया कि ट्रेडिशन की वो जो अक़लियात पर मबनी उसका एस्पेक्ट है, साइंस और टेक्नोलॉजी वाला उसका एस्पेक्ट है, वो उस पर ओवर द सेंचुरीज कह लें हावी आ गई। तो शायद क्लर्जी को मैं रिजेक्ट करूँ एक ख़ास अंदाज में, या क्लैरिकल माइंडसेट को मैं रिजेक्ट करूँ, लेकिन ट्रेडिशन और ख़ास तौर पे मुस्लिम ट्रेडिशन अपने अंदर इतनी वुसअत रखती है कि वो वाकई वो जदीदियत को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकती है और जदीदियत के ख़िलाफ़ वो नहीं खड़ी हुई। एज एन आइडियोलॉजी मैं कह रहा हूँ, एज एन आइडियोलॉजी मुस्लिम ट्रेडिशन कभी भी ज़माने के साथ बदलने वाली चीज़ों के ख़िलाफ़ नहीं खड़ी होती। और इज्तिहाद का जो कॉन्सेप्ट है, जो इनहेरेंटली मज़हब देता है आपको, वो है ही ये। और वो अगर कोई क्लर्जी बंद कर दे तो वो क्लर्जी से आपकी लड़ाई है, ट्रेडिशन से या आइडियोलॉजी से पर से आपकी लड़ाई नहीं है। अच्छा, 23 मार्च में दो चीज़ें क्विकली ये भी समझने की ज़रूरत है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जो प्रेसिडेंशियल एड्रेस है, आई थिंक वो कोई नहीं पढ़ता, और इन टोटलिटी तो कोई भी नहीं पढ़ता। एक पैरा शायद पढ़ा जाता है, वो पैरा भी बहरहाल क्रिटिकल है, लेकिन एक वो पूरा एक मुस्लिम लीग की अपनी एवोल्यूशन की दास्तान है कि आप कैसे 1935 के एक्ट को देख रहे थे, आप ऑल इंडिया लेवल की पॉलिटिक्स को कैसे रिजेक्ट कर रहे हैं क्योंकि वो फेडरेशन आपको परमानेंटली एक न्यूमेरिकल माइनॉरिटी बना रही है, कैसे कांग्रेस की वो मिनिस्ट्रीज जिनको चांस मिला गवर्नमेंट कायम करने का, और वो जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी वो एंटी मुस्लिम हो गई समहाउ, और मुसलमानों को वाकई उसका नुकसान हुआ। हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंसेस के अंदर भी और दीगर प्रोविंसेस के अंदर भी जो एक रिएक्शन की बेसिस बनी है कि आप कायदे आज़म को कहना पड़ गया है कि मुसलमान हर डेफिनेशन के एतबार से एक अलहदा नेशन है। एक ऐसी मेजॉरिटी को और एक ऐसी माइनॉरिटी को हमेशा के लिए इकट्ठे क्लब कर देना जिनके ईथॉस में फ़र्क है बहरहाल, वेदर वी लाइक इट और नॉट। और मोदी का इंडिया शायद नेहरू के इंडिया से फ़र्क हो के वो साबित कर रहा है कायदे आज़म को, आज ज़्यादा साबित हो रही है। वो टू नेशन थ्योरी हमारे लिबरल दोस्त मजाक उड़ाते थे, लेकिन शायद इन अ स्ट्रेंज टर्न ऑफ इवेंट्स मोदी की आमद से कायदे आज़म वेरीफाई हो रहे हैं या वैलिडेट हो रहे हैं जो 1940 में वो कह रहे थे। बिल्कुल, तो उसको ज़रूर पढ़े। और दूसरी बात ये है विच इज़ रादर अनफॉर्चुनेट, और मैं हिंट करना चाहूँगा कि 23 मार्च असल में हमारा यौम जमहूरिया भी था। हमने इसको सेलिब्रेट करना इसलिए भी शुरू किया था कि पाकिस्तान का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन 23 मार्च 1956 को उस 23 मार्च की याद में हमने पास किया था। और फिर इन अ स्ट्रेंज टर्न ऑफ इवेंट्स वो कॉन्स्टिट्यूशन चला गया, फिर एक और आया, फिर एक और, अब जो है तो जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है या कॉन्स्टिट्यूशन को जो हम एब्रोगेट करने का एक सिलसिला, जो भी मैं कॉन्ट्रैक्ट बनाता हूँ उसका जो मैं तिया पांचा करता हूँ, शायद ये भी एक बहुत बड़ा नोहा है। और यहाँ पर हमें तजदीद अहद करना पड़ेगा कि एक मीसाक को जब मैं बना लेता हूँ तो उसकी लेटर एंड स्पिरिट को क्यों अपहोल्ड हम नहीं कर पाते। और जितने ताकत के तबके हैं इस मुल्क के अंदर, वी नो कि वो कौन कौन से हैं, वो उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्यों नहीं आते एग्जैक्टली और उसको एब्रोगेशन में और उसका तिया पांचा करने में हम क्यों लगे रहे, और आज तक हम लगे रहे हैं। बिल्कुल दुरुस्त। तो आज के दिन आई थिंक ये भी एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिबेट है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और द लैक ऑफ इट इन पाकिस्तान। 23 मार्च अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 23 मार्च यौम जमहूरिया के तौर पे 1958 तक इसको यौम जमहूरिया कहा जाता है। जी जी, रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान डे। और क्योंकि वो निकल गया तो फिर रिपब्लिक निकल के पाकिस्तान डे रह गया। पाकिस्तान डे रह गया। अच्छा वकार साहब, तरक्की याफ्ता कौम बनना है, ये तो हम बड़ा सुनते हैं, बड़ा कहते भी हैं इस लफ्ज़ का इस्तेमाल, तो उसके लिए तो मेरा ख्याल है पहले कौम बनना ज़रूरी है, उसमें हम कितना पीछे हैं? हाँ, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। और मैं बल्कि फहद भाई ने जो बात की है ट्रेडिशंस के हवाले से भी और उस हवाले से भी एक थोड़ा सा करना चाहूँगा कि एक बहुत बड़ी गलतफहमी ये पाई जाती है कि जो ट्रेडिशन है या रवायत है उसके अंदर, या रवायत पर
उसके अंदर ग्रो करना या उसका एवोल्यूशनरी वो करना यानी इर्तिका वो नहीं कर सकती, या तो वो जामद होती है, यानी किताबत परस्ती है वो जामद होती है, ऐसा नहीं है। वो खुद ग्रो यानी कल्चरल ऐसी बहुत सारी हम चीज़ें देखते हैं। और जहाँ तक ये जो थोड़ा सा ये डिस्टेंस खिंचाव पैदा हुआ है, वो पैदा हुआ था क्रिश्चियनिटी की वजह से बुनियादी तौर पे, क्योंकि जब साइंस 16वीं 17वीं सदी में आ रही थी यूरोप में, तो कौन मुखालफत कर रहा था साइंस की? तो क्रिश्चियनिटी या मज़हब मुखालफत कर रहा था। तो वहाँ पे एक्चुअली क्योंकि जो दूसरे वाला तबका था वो उसके एंटी हो गया, और फिर ये साइंटिज़म जो है ये जिसमें दूसरे वाला तबका जो है वो बहुत ज़्यादा दूसरी तरफ चला गया, तो इनके दरमियान में बहुत बड़ी खलीज पैदा हुई। आपने जो अभी बात की है पाकिस्तान के हवाले से, जो कौम के हवाले से बात, पहले तो बात यह है कि हमें बहुत वाज़ेह ये होना चाहिए कि तरक्की से क्या मुराद है, क्योंकि अभी तक ये भी एक टर्म जो है ना कोई अजीब सी है ना कि हम क्या कहते हैं कि तरक्की क्या होती है। मिसाल के तौर पे बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और शीशे की इमारतों का नाम तरक्की है, या दूसरी तरफ ज़हनी सेहत जो है और मेंटली इंटैक्ट रह के ज़िंदगी को मीनिंगफुल बनाना, मानी खेज़ बनाना, उसको मकसदियत की तरफ लेके जाना, क्या वो तरक्की है? या इस तरह का कोई इम्तजाज, ये क्या, हम किस तरफ जाएंगे? अगेन फिर वो हमें वो कहीं ना कहीं उस बैलेंस की बात करनी पड़ेगी कि हर चीज़ जो है वो ज़रूरी नहीं है कि मतलब हम मुकम्मल तौर पे तरक्की से मुराद ये है कि उसको हमें एक्चुअली, क्योंकि मैं साइकोलॉजी के हवाले से बात करता हूँ, तो ये जो दूसरी वाली तरक्की है जिसमें हम कुछ आइसोलेट हो गए हैं, मिसाल के तौर पे कोई फ़र्द की ज़हनी सेहत या उस तरह नहीं रह सकती, हम एक सोशल एनिमल हैं, हमारा 150 रिलेशनशिप स्टेबल होता है, पूरी हम रख सकते हैं 150 स्टेबल रिलेशनशिप, और वो हमारी वो माविन साबित होता है आज। एक महल्लेदारी के अंदर जब आप मुख्तलिफ लोगों को जानते हैं और आप एक पूरे महल्ले में, जिस तरह गाँव की एक रवायत हुआ, वहाँ से ऑल ऑफ अ सडन आप एक इंडिविजुअल ऐसे हो जाएं जहाँ पे आपके पड़ोसी को नहीं पता आपके बारे में, आपको पड़ोसी के बारे, मतलब आप कुछ भी नहीं एक दूसरे को जानते, तो इस हद तक आइसोलेट हो जाना। तो अब अगर हम मॉडर्निटी की एक फॉर्म देखें तो ये बहुत नुमायां सी फॉर्म है, लेकिन हम साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो वो एक हेल है, वो एक बिल्कुल और तरह की चीज़ है। सेकेंडली आपको एक ब्लॉक्स के अंदर जब तक आप नहीं हैं, यानी पूरे पाकिस्तान को या मुख्तलिफ जगहों को आप ब्लॉक्स के अंदर कर लें, मिसाल 200 घर, 300 घर, 400 घर, उनकी अपनी एक शनाख्त हो, और फिर वो तमाम चीज़ें जो हैं, बहुत सारे जो मामलात हैं वो, ताकि फिर सिक्योरिटी वाले मामलात से लेके एजुकेशन, हर चीज़ हर चीज़ वो हल हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। वकार साहब का ओपिनियन आ गया, फाज साहब का भी ओपिनियन जानेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। वंस अगेन वेलकम बैक। खुसूसी डिस्कशन हम कर रहे हैं आज ईद के तीसरे दिन पर, 23 मार्च भी है, तो 23 मार्च के इस तारीखी दिन पर हम बात कर रहे हैं। फाज साहब, जिस तरह से अभी हम बात कर रहे हैं, जिस तरह से वकार साहब ने बताया कि तरक्की से हमारी मुराद क्या हो सकती है, इन दोनों चीज़ों में से जो हमने खुद चूज़ करना है, हम हर चीज़ का ब्लेम डाल देते हैं हुकूमतों पर और के हुकाम बाला की जानिब से ये हुआ ये हुआ। हम हर शख्स ने भी तो अपना कोई किरदार अदा करना है ना, एज एन इंडिविजुअल। उसमें हम बहुत पीछे हैं। हम चाहते हैं कि सब कुछ खुद ब खुद हो जाए, लेकिन हम उसमें अपना हिस्सा नहीं डालना चाहते। बहुत ही तल्ख ऑब्जर्वेशन है और बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन है। एज आ सोसाइटी भी अगर आप ये देखें कि पाकिस्तान में सिविक सेंस कितनी है या हमारे अंदर सिविक सेंस कितनी है, तो पर्सनल लेवल के अंदर भी सिविक सेंस के मसाइल आप देख लें, हाइजीन के मसाइल देख रहे हैं, बहुत ही बेसिक बात मैं कर रहा हूँ, तो वो आपको बहुत ज़्यादा एक डार्क साइड नज़र आएगी। तो लेकिन ये भी हैविंग सेड दैट, क्योंकि आज हम बहरहाल पाकिस्तान डे भी मना रहे हैं, तो जो स्टेट का स्ट्रक्चर होता है वो भी कहीं ना कहीं एक क्रिटिकल रोल प्ले करता है आपकी आइडियोलॉजी को सेट करने में, आपकी प्रेफरेंसेस को सेट करने में, आपकी तरजीहात को सेट करने में। यानी अगर आप वेस्ट के अंदर या स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के अंदर जाते हैं तो स्टेट पहले एक उसने पूरी डायरेक्शन को सेट किया हुआ है और वो ट्रिकल डाउन कर रही है अवाम की सतह तक। अगर आप अवाम से एक्सपेक्ट करेंगे कि ओवरनाइट उनकी सिविक सेंस बेहतर हो जाए, उनकी हाइजीन बेहतर हो, मतलब जो भी उसके अवाम की सतह के मसाइल हैं, तो ये भी आई थिंक कोई इतनी आइडियल एक्सपेक्टेशन नहीं है। लेकिन फाज साहब, ये बायलैटरल एक रिलेशनशिप है स्टेट और एक इंडिविजुअल का। ये मसाइल की अगर बात करें तो आजकल का नौजवान कहते हैं कि ये उनके मसाइल थे जो उन्होंने हल किए, उसकी रोशनी में हम आज के मसाइल हल नहीं कर सकते। उनको क्या
जवाब नहीं, देंगे। किन के मसाइल थे? जिस तरह से उस जमाने में जो मुश्किलात अच्छा, आप थी, पास्ट की बात करें, हाँ, ये उनके जमाने के मसाइल थे जो उन्होंने ये हल तो किए। जैसे तो अगर बकार हम भाई उसी की रोशनी में करेंगे तो आज जैसे के बकार भाई फरमा challenges रहे हैं, अलग बिल्कुल ठीक बात है कि ट्रेडिशन खुद ग्रो करती है। ट्रेडिशन बजाते खुद एक डायनामिक कॉन्स्ट्रक्ट है। yes. ट्रेडिशन जो है वो जामिद कॉन्स्ट्रक्ट नहीं है। सही। और अगर आप ये देखें, मतलब मैं फिर ज़रा थोड़ी सी रिलीजियस एंगल से इसको देखता हूँ। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बहुत से काम ऐसे किए जो कि शायद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के दौर में नहीं हो रहे थे। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, वो ट्रेडिशन के नुमाइंदा हैं मगर साथ वो अपने तनाजुर में भी जी रहे हैं। फतूहात हो रही हैं, बहुत से ऐसे काम हैं जो कि अब करने की ज़रूरत है। वो उस ट्रेडिशन के अंदर रहते हुए नई स्ट्रैटेजीज, नए टैक्टिक्स, नए मामलात को लेके आ रहे हैं। यही बात आपको हज़रत अली में नज़र आएगी, हज़रत अली उल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहू। तो ट्रेडिशन बजाते खुद आप ट्रू मुस्लिम ट्रेडिशन के साथ जुड़ेंगे ही तब जब आप कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रहे हैं और अपने ज़माने के सॉल्यूशंस, आप अपने ज़माने की स्ट्रैटेजीज को डिस्कवर करने की पोजीशन रखते हैं। राइट। और अगर आप नहीं कर रहे तो यू आर नॉट एन एयर ऑफ ट्रेडिशन। बिल्कुल ठीक। मुझे यहाँ पे थोड़ा सा जो मसला है ना कि जो ओवरऑल ग्लोबल हिस्ट्री है, ग्लोबल हिस्ट्री के अंदर आप वेस्ट की हिस्ट्री को इस्लाम के ऊपर भी थोपते हैं थोड़ा सा, जो कि शायद इंटेलेक्चुअली इतना आई थिंक वैलिड नहीं है। राइट। बहुत बहुत शुक्रिया फहद साहब आपका, वकार साहब आपका। आप लोगों ने ईद के दिन हमारे लिए खुसूसी तौर पर वक्त निकाला और इतनी सहरासिल गुफ्तगू हमने की है। दिल से खैर से एक बार फिर से ईद मुबारक। और जनाब ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो नए मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे। वेलकम बैक। दिल से खैर से ईद मुबारक एक बार फिर से आपको। हम फिर हाजिर हैं नए गेस्ट के साथ, नए गुलदस्ते के साथ, और उनका तारुफ करवाते चलते हैं। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं अदीब हैं, प्ले राइट हैं, सहाफ़ी हैं और उसके साथ साथ शायर भी हैं। इकराम बसरा साहब इस वक्त हमें जीनत हमारी ट्रांसमिशन को बख्शने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। इकराम बसरा साहब, कैसे हैं आप? ईद कैसी गुजर रही है? ईद अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजरी है। बड़े अरसे बाद मुझे मौका मिला कि मैं पाकिस्तान में हूँ, आपके साथ हूँ। सबसे पहले तो ईद मुबारक आप दोनों को। बहुत अच्छे लग रहे हैं आप और बड़ा मज़ा आ रहा है। मैं काफ़ी साल के बाद मुझे मौका मिल रहा है और चूँकि आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन ईद मुकम्मल तौर पर मद्धम हो चुकी होती है अमेरिका, जहाँ पे मैं आजकल मुकीम हूँ। और यहाँ पे आपके सामने अभी तक वही शोर है, वही गहमा गहमी है, वही रौनक है। ये बरकरार रहती हैं, हम फुल आखिर तक एंजॉय करते हैं। अगली जो हमारी मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनकी हमें वैसे भी बड़ी ज़रूरत रहती है और ख़ास तौर पर ईद के दिनों में तो वाकई। हमारे साथ मौजूद हैं ईशल साकिब साहिबा, न्यूट्रिशनिस्ट हैं। और ईशल अस्सलाम वालेकुम, आपको ईद मुबारक। खैर मुबारक, आप लोगों को भी ईद मुबारक। खैर मुबारक। कैसे गुजरे आपके पहले 2 दिन? बहुत अच्छे गुजरे, बहुत इन्जॉय किया और इस दफ़ा कंपैरेटिवली प्लेजेंट मौसम था तो और ज़्यादा इन्जॉय किया। फेस्टिविटी डबल हो गई। ईद पर तो नहीं आप टोक रही थी किसी को कि नहीं, ये नहीं। वाली आप फ्राइड आइटम्स नहीं खाओ और ये वाला सब कुछ नहीं खाओ? नहीं, ईद पे तो कोई ईद चीट डेज होते हैं। जो 3 दिन है ना, चीट डेज होते हैं और ईद का कोई डाइट प्लान नहीं होता। तो ईद पे इंजॉय करना होता है क्योंकि हमारे रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये खुशी का मौका होता है, तो उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। और सेलिब्रेशन में पाकिस्तानी के लिए ऑब्वियसली सबसे पहली चीज़ है फूड। कोई भी इंसान हो, एंटरटेनमेंट की सबसे बेस्ट फॉर्म है फूड, तो फूड को तो आप रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते ना, तो दैट इज नीडेड। बिल्कुल ऐसा ही है। और हमारी तीसरी गेस्ट है एक नन्ही सी परी जो कि सूफी गायकी को दवाम बख्श रही हैं। हमारे साथ दुआ फातिमा मौजूद है। दुआ फातिमा, कैसी हैं आप? अरे शुक्र अल्लाह का, आप सुनाइए। ईदी मिली, ठीक ठाक मिली? जी बहुत कुछ मिला, शुक्र अल्लाह का। अब ये बताना नहीं चाह रही हैं दुआ कि उन्होंने कितनी ईदी जमा की है? ईदी मुझे ठीक मिलती है 5000 इतनी तो हो जाती है मेरे अरे पास। वाह। इतना इकट्ठा हो जाता है, लेकिन फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता करके वो लग जाती है और कुछ रहता नहीं पास। ये तो अलमिया है ना, बचपन से ही हम सबका भी अलमिया है कि कुछ पास रहता नहीं। दोपहर होने तक, शाम तक हम तमाम कर देते हैं। फ्रेंड्स कहते हैं हमें कुछ खिलाओ, फिर ऐसे ही ईदी लग जाती है। आप कितनी अच्छी हैं, आप अपने फ्रेंड्स को खिलाती पिलाती रहती हैं। वो भी खिलाते पिलाते हैं, मैं भी खिलाती हूँ। ये तो बड़ी इकराम साहब, जबरदस्त चीज़ वैसे है। आप भी ऐसे करते हैं जब यानी बचपन की कोई याद अगर शेयर करें आपको मिला करती थी तो दोस्तों में बांटा करते थे? सर मैं एक बड़ी जो है ना हॉरिफाइंग किस्म की याद है मेरी, ओह, बड़ी स्वीट भी। हाँ। कि आपको पता है ईदी लेने बच्चे ऐसे आ जाते हैं जैसे
कोई इनकम टैक्स वाला आ गया। अमेरिका में से टोटली डिफरेंट है। राइट। अमेरिका में लोग बड़ा झिझक में रहते हैं, बच्चों को कई बार बता के लेना पड़ती है कि बेटे ये इस तरह से है। मैं 2-4 बार गया हूँ दोस्तों के घरों में, तो उनके बच्चों को पूरी ये चीज़ समझानी पड़ती है। बड़े सोफिस्टिकेटेड होते हैं बच्चे। यहाँ पे भी होता है, लेकिन ईद वाले दिन उनका थोड़ा नॉर्म्स चेंज हो जाती हैं। मुझे बड़ा याद है, हमारे मोहल्ले में एक आंटी थी, तो और मैं भी इसी चीज़ में था कि यार जैसे घर में बताया हुआ है कि बड़ों से आप बाहर से आपने लेक्ची से इस तरह पैसे नहीं लेने, और तो एक ईदी मेरी मिस होगी जो अभी तक ट्रॉमा मेरा। और मैं पूरा बच्चों से कहूँगा कि कुछ कोई चांस ना जाने दे, ये आपका दिन है, पूरा इसको अथॉरिटी के साथ क्लेम करें। अच्छा, ये तो आपने वैसे दुरुस्त मशवरा दिया। अच्छा ईशल, वो एक अलमिया है ना, वो अभी भी है कि बच्चों को बेचारों को ईदी मिलती है, लेकिन फिर उनसे जो वालिदैन है ना वो जब्त कर लेते हैं और आगे नई ट्रांजैक्शन वो कर देते हैं, फिर पूरा ये सिलसिला चलता रहता है। अभी ब्रेक से पहले हम यही गुफ्तगू कर रहे थे। तो अब के बच्चे भी वाकई ऐसे हैं जो वापस आराम से अम्मा अब्बा को दे देते हैं, या फिर हम ही बड़े अच्छे बच्चे? अच्छा, हम तो सेविंग्स, हमारे पेरेंट्स कहते थे ना कि नहीं आप लोग घुमा दोगे ना, रख दो, पास रख दो, तो दे देते थे पेरेंट्स को। लेकिन जब थोड़े बड़े हुए तो मैंने भी देनी बंद कर दी थी। और अब मेरा ये है कि जब से मैंने ये चीज़ पढ़ी है ना और सुनी है कि आपका कोई हक नहीं होता बच्चों के पैसों पे, जो भी उनका है वो उन्हीं से बिलोंग करता है। तो अब मेरी बेटी है तो मैं उसकी ईदी या कोई भी उसकी इवन पॉकेट मनी एंड एवरीथिंग, उसको नहीं पता कि पैसे कैसे हैंडल करने हैं, लेकिन मैं उसकी मतलब 500 भी अप डाउन नहीं होने देती, इतना ज़्यादा ख्याल रखती हूँ। आई थिंक अब पेरेंट्स को समझ जाना चाहिए, एक तो बच्चे इंजॉय करते हैं, उनके पास ईदी होनी चाहिए। गलत ज़माने में गलत पैदा भी थी, अवेयरनेस नहीं थी। अब सोशल मीडिया पे इतनी रील्स आती हैं, स्पेशली इन मौक़ों पे आप देखेंगे कि बच्चों की ईदी, बच्चों के हकूक, बच्चों के नाम लेके जो दिया हुआ है उसका, तो वो उसका बड़ा बैलेंस रखना चाहिए। और आई थिंक बच्चे खुश भी होते हैं, उनको दे देनी चाहिए। हाँ, ये तो है, लेकिन एक और भी चीज़ है ना, वो मेरी रस्माई समझ सकती हैं, आप सारी की सारी नहीं दे सकते उसी टाइम उन्हें, क्योंकि वो फिर उनका जो स्पेंडिंग वाला सीन है ना वो बड़ा बैड है। वो फिर वो हर तरह का जंक और हर चीज़ में, हाँ ज़रूर उनके हिस्से के पैसे सरापने का आप संभाल के रख देती हैं, तो वो ज़रूर कर दें माँ बाप, इतना जुल्म ना करें कि ले ले, लेकिन हाँ उस दिन के लिए, सेलिब्रेशन के लिए उन्हें दें। लेकिन आपकी जो एक्सपर्टीज होती है ना, वो भी एक बेसिकली कैश ही, आपको उसको इन कैश करवा सकते हैं। तो जब भी किसी शायर को देखेंगे उसकी एक्सपर्टीज के लिए वो कहेंगे कोई शेर सुना दे, आपसे पूछ लेंगे कि कोई जो है ना तरीका बता दे किस तरह बेहतर हो सके। और दुआ फातिमा जो हमारे साथ मौजूद है, कभी आपको फरमाइश हुई कि ईदी के तौर पर कुछ सुना दे? जी जी, मैं सुनाती हूँ। आप सुनाती हैं? इतनी अच्छी हैं आप। सुना देती हूँ। नहीं, काफ़ी ज़्यादा खाला होती हैं, फूफा होती हैं। अच्छा, ये अलमी है वैसे, है ना? सारे जहाँ कोई महफिल अच्छी है वहाँ पे कहते होंगे दुआ से फरमाइश। बिल्कुल, ये भी एक अच्छी शादी ब्याह हो, इस तरह कोई इवेंट हो, बर्थडे हो, तो मैं कसीदा या कोई कलाम ज़रूर। तो चलें, आज ईद का दिन है, हमारे साथ भी आप मौजूद हैं, हमें भी सुनाएं, हमारे नाज़रीन को भी कुछ सुनाएं। जी, कलाम आपदा पर प्लीज़। हो मियाँ, हो पेशवाए तमाम जिंदानम के सगे कुए शेर यज़दानम मन लागो यार फकीरी में, मन लागो यार फकीरी में, मन लागो यार फकीरी में, मन लागो यार फकीरी। प्रीत जो लागी
लागी प्रीत जो लागी भूल गई, प्रीत लगी मन मा, रोम रोम पियू पियू कहे मुख की सिरदाना ही, मन लागो यार फकीरी में, रूखी सूखी खा के बुलिया, ठंडा पानी पियो, देख देख पराई चोपड़ी, अपना मन ना ललचियो, मन लागो यार फकीरी में, आवे अंगूर से वजू कर लो, दोस्तों बैयदे सुबह कर लो, हम गरीबों से दोस्ती कर लो, गुर सिखा देंगे बादशाही के, मन लाग गो यार फकीरी में, हो जी मौला। बहुत खूबसूरत, माशाल्लाह। आप सलामत रहें, दुआ जिस तरीके से आप खुद सुना रही थी कलाम और आप खुद यहाँ मौजूद नहीं थी, ऐसा महसूस हो रहा था आप हमें भी किसी और कैफियत में ले गई। बिल्कुल, किसी और कैफियत में आप हमें ले गई। बिल्कुल। और देखें, वैसे इमरान साहब, हमारे बच्चे क्या अहलियत रखते हैं, क्या खूबी है इनमें? सर क्या बात है, अभी मेरी इनसे पीछे बात हो रही थी आपके ड्रेसिंग रूम में, और जितना ये अभी से डेडिकेटेड है माशाल्लाह अपने काम को लेकर। अब बता भी रही थी कि कोई यूके में कोई इनको शो मिल गया। बिल्कुल बिल्कुल, और भी शोज अभी तो शुरुआत है। तो बस साहब, आपसे भी कुछ सुनना चाहेंगे। सर मेरा आजकल एक फिर कथा वायरल है। बिल्कुल बिल्कुल। आपको पता है जब रमज़ान शुरू ही होता है तो ईद की तरफ ना एक मोमेंटम बिल्ड होना शुरू हो जाता है। उसमें पहला अशरा, फिर दूसरा अशरा, फिर तीसरा अशरा, फिर आखिरी अशरा में जो सबसे खूबसूरत चीज़ होती है वो होती है ताकरातें। और काफ़ी सारे रिचुअल्स जुड़े होते हैं ताकरातों से, उनमें से जो सबसे अहम रिचुअल है वो दुआ का। तो एक उसी पे मेरा एक कथा है कि कसर कोई नहीं छोड़ी इबादत के हवाले से, कभी नागा नहीं आने दिया सौमों सलातों में। कसर कोई नहीं छोड़ी इबादत के हवाले से, कभी नागा नहीं आने दिया सौमों सलातों में, खुदा से आखिरी अशरे में हमने रोके मांगी हैं, हमारे जुफ्त होने की दुआएं ताकत। बहुत ज़बरदस्त। ईशन, ईद फेस्टिविटी सेलिब्रेशंस का दिन है, कितना ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इसमें अपने इर्द गिर्द के सब लोगों को भी इंगेज करें। बिल्कुल, हम अपनी फैमिली के साथ मनाते हैं, हमें बड़ी खुशी होती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हमारे इर्द गिर्द होते हैं जो उस तरह की सेलिब्रेशंस नहीं कर सकते। उन्हें अपने साथ सेलिब्रेशन में शामिल करना, और ख़ास तौर पर अपनी जो अगली नस्ल है, जो हमारे बच्चे हैं, उनको ये चीज़ सिखाना कितना इम्पोर्टेंट है? बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस चीज़ की इम्पोर्टेंस जो है ना वो इतनी ज़्यादा है कि आप देखिए हम तो फेस्टिविटीज़ को एंजॉय कर सकते हैं, हम ट्रेंड्स फॉलो कर सकते हैं। अब आप देखिए रीसेंट ट्रेंड्स थे, जिस तरह चूड़ियों का ट्रेंड था कश्मीरी, या शलवारों का, डिफरेंट मतलब क्लोथिंग ट्रेंड्स आते हैं, हम सब फॉलो करते हैं। लेकिन बहुत सारे इस तरह के अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं जो इन ट्रेंड्स को सोच भी नहीं सकते, अफोर्डेबिलिटी नहीं है। तो मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा हकदार वो हैं इन मौक़ों पे, क्योंकि ये रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है, और वैसे भी आप इस पॉजिटिविटी को स्प्रेड कर रहे हैं, आप काइंडनेस स्प्रेड कर रहे हैं, और आपका एक काइंड जेस्चर किसी का दिन बना सकता है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उन लोगों को भी देखें, अपने बेशक आप पास डाउन कर दें क्लोथ्स, या उनको नए लेके दे सकते हैं, नए ले दें, या उनके खाने का ख्याल रखें। बिकॉज ऑब्वियसली अगर आप ईद पे खाना चाहते हैं, अच्छा खाना चाहते हैं, अच्छा पहनना चाहते हैं, तो वो लोग भी डिज़र्व करते हैं कि उनके पास सब कुछ हो। बहुत सारे लोग हिडन होते हैं इस तरह के, जो आपके सामने वैसे नहीं आते, लेकिन आपको उन्हें आइडेंटिफाई करना है इस मौके पे। आप देखें उन्हें, और उन्हें पता भी ना लगने दें कि आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, लेकिन एक मीनिंगफुल तरीके से उनकी हेल्प भी कर दें, ताकि वो भी इस फेस्टिविटी को एंजॉय करें। जितना भी टाइम गुजर गया है, उसके अलावा अब उन लोगों को भी देखें जो आपके घर में स्टाफ है, आपके ड्राइवर्स हैं,
कुक्स हैं, कोई भी स्टाफ है या आपके घर के बाहर आपको पता है कि हमारे नेबरहुड में कोई इस तरह के लोग हैं जो डिजर्विंग है, तो उनको भी ईदी वगैरह के फॉर्म में आप ज़रूर उनकी हेल्प करें। एक काइंड जेस्चर है, बिकॉज आपका एक काइंड जेस्चर, एक पॉजिटिव वाइब किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट लेकर आ सकती है, और ऑब्वियसली वो इतनी वैल्यूएबल होती है और आपको कितना सवाब मिलेगा, तो दिस इज़ नीडेड। अच्छा, वैसे आपको आर्ट्स पसंद है, आप तो साइंटिफिक चीज़ों की तरफ ही देख रही होती हैं और अक्सर उसी के हवाले से गाइड कर रही होती है, लेकिन एक तरफ आज आपके एक सूफी गायक मौजूद हैं, दूसरी तरफ शायर मौजूद हैं। बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो आपको आर्ट से कोई लगाव है? बिल्कुल, स्पेशली मुझे म्यूज़िक बहुत पसंद है, तो जब इन्होंने गाया तो आई वाज ब्लोन अवे। मैंने कहा इतना अच्छा, इतनी अच्छी वोकल क्वालिटी है, प्लस शी इज़ सो यंग और इतना अच्छा उनका है। मुझे शायरी भी बहुत पसंद है। बस फिर अब दोनों ऑप्शंस हैं आपके पास, क्या सुनाना है आपने? पैकेज है। हाँ, आपने सुनाना क्या है दोनों चीजों में से? बात मेरी मुकम्मल है, तो आप क्या कुछ गाना सुनाएंगी हमें, म्यूजिक सुनाएंगी, या फिर आप कोई शेर सुनाएंगी? तो दोनों चीजें आपकी पसंदीदा हैं। तो इतने अच्छे एक्सपर्ट्स मेरे साथ बैठे हुए हैं, तो मैं तो फिर उनके सामने तो फिर ऑब्वियसली कोई बात नहीं, आप कह रहे नहीं आप गाएं। अच्छा, लेट मी थिंक, एक सॉन्ग सुना देती फिर, प्लीज। लेकिन ऑब्वियसली आई वोंट जस्टिफाई, वी वोंट जज यू। थैंक यू, वी वोंट जज यू। कहाँ हो तुम, चले आओ, मोहब्बत का तकाज़ा है, गमे दुनिया से घबरा कर तुम्हें दिल पुकारा है। कहाँ हो तुम, तुम्हारी बेरुखी एक दिन हमारी जान ले लेगी, तुम्हारी बेरुखी एक दिन हमारी जान ले लेगी। कसम तुमको जरा सोचो, कसम तुमको जरा सोचो कि दस्तूरे वफा क्या है, गमे दुनिया से घबरा कर तुम्हें दिल ने पुकारा है। कहाँ हो तुम। ये तो एक और डिस्कवरी हो गई भाई, एक और गायक हमें मिल गया, बहुत ही खूबसूरत। क्यों घबरा रही थी? घबराना तो हम जैसे लोग चाहिए। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। ये नई डिस्कवरी होगी, तो आप क्या करें, सिंगर न्यूट्रिशनिस्ट ईशा। थैंक यू। एग्जैक्टली, चले जी, इतना खूबसूरत गाना सुनाया इशल ने हमें, हम दंग रह गए इस परफॉर्मेंस के बाद। हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पर और कुछ देर में वापस आते हैं। दिल से खैर से ईद मुबारक। एक बार फिर से हमारी ईद खुसूसी ट्रांसमिशन में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। खूबसूरत मेहमानों का गुलदस्ता हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बातें भी कर रहे हैं, उनसे हम सुन भी रहे हैं बहुत कुछ, और बड़े छुपे रुस्तम भी यहाँ पर हमें मिल गए हैं। और जिस तरह से ईशल ने खूबसूरत सा गाना सुनाया, हम गुफ्तगू को भी आगे बढ़ाते हैं। बसर साहब, जिस तरह हम बात कर रहे थे कि जो आपने कहा कि जो आपकी बाहर ईदें गुजरी वो बड़ी मुख्तलिफ थी उनसे जो पाकिस्तान में है, तो वहाँ रहते हुए किस कदर मिस किया आपने ख़ासतौर पर इन ईदों को, और ख़ास तौर पर वो ईदें जो हमारे बचपन की होती थी जिसमें जो फेस्टिविटी तो भाई बहुत ही भरपूर तरीके से हम सेलिब्रेट करते थे और जब ईदियाँ वसूल करते थे ना, ईद तो आपको पता बचपन की ही होती है और वो फिर सारी ज़िंदगी आपसे एक चिपक जाती है आपके जहन के साथ। पाकिस्तान में ये है कि ईद आपको ढूंढ रही होती है, बाहर यह है कि आप ईद को ढूंढ रहे होते हैं। जहाँ पे कुछ चार लोग इकट्ठे हो जाएं वो उसको ईद समझ लेते हैं। लेकिन एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि आप नमाज़ पढ़ने निकलते हैं तो आप, कोई अरब है आपके साथ, कोई टर्क है, कोई बंगाली भैया, तो वो थोड़ी एक यूनिवर्सल हो जाती है। इसी तरह आप कोई पॉटलक प्लान करते हैं तो उसमें हमारा तो मेन्यू यहाँ पे महदूद सा है, 3-4 चीज़ें हैं, तो वहाँ पे वो भी थोड़ा डाइवर्सिफाई हो जाता है। तो लेकिन एक जो मुझे बड़ी जो चीज़ फील होती है वो ये है कि जब लोग यहाँ पे तैयार हो रहे होते हैं ईद के लिए तो हम अपने स्लीपिंग पीजेस में होते हैं। तो वो दिन रात का जो वो किसी का एक शेर है कि हमारे दरमियाँ वो फासले थे,
हमारी ईद भी एक दिन नहीं थी। अरे वाह। तो वो एक चीज़ आपको बड़ी फील होती है कि यार आप नहीं हैं घर में। बिल्कुल ऐसा है, थोड़ी सी रौनकों पे जो है वो हम देख रहे हैं थोड़ी सी मांद पड़ी है, लेकिन आप उसका जज्बा इसी तरह से बहाल रख सकते हैं कि उसको रीइटरेट करते रहें और अपने बच्चों को बताते रहें। क्योंकि जब आप बच्चे थे तब तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंधों पर नहीं थी, अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंधों पर है और अगर अब मांद पड़ रही है तो आप कहीं चूक रहे हैं। नहीं, ये जैसे हिना कह रही थी ना कि हम लोग तो बड़े टिमिड से वो थे हमारा बचपन, अब सर बच्चे क्लेम करते हैं पूरा उनको पता है कि हमने कर, तो अब छुपने का कोई रास्ता है नहीं। ये तो है। आप भी इसी तरह से क्लेम किया करती थी अपनी ईद? बहुत, हम तो बहुत इंजॉय करते थे चाइल्डहुड में। डिफरेंट ऑब्वियसली वाइब भी डिफरेंट थी इंटायरली। अब थोड़ी फर्क हो गया। आई थिंक ईद का मजा वही है, बस हम थोड़े मैच्योर हो गए। अभी भी बच्चों से पूछे तो वो उतना ही एक्साइटेड होते हैं, मतलब रात को अपने ड्रेसेस रेडी करके, ज्वेलरी, लड़कियां तो स्पेशली। और हमारे तो ये हुआ करता था कि सब फैमिली मेंबर्स इकट्ठे होते थे, सारे चाचूज, ताया, एवरीवन, फूफो, सब रिलेटिव्स। और फिर एक रेट लिस्ट होती थी ईदी की कि स्कूल गोइंग बच्चों के लिए इतनी ईदी, कॉलेज गोइंग के लिए इतनी, और फिर यूनिवर्सिटी गोइंग के लिए इतनी, और जिसने 30 रोजे रखे हैं उसके लिए एक्स्ट्रा बोनस। तो वो आई थिंक बड़ा इंकरेजमेंट होती थी कि जब बोनस मिलता था ना रमज़ान के रोज़े रखने का, तो वो सब बच्चे फिर सच बोलते थे कि हम लोगों ने 30 रोज़े रखे हैं, पूरे रखे हैं, किसी ने एक मिस कर दिया है। सारे बड़े ऑनेस्ट होते थे और अब तक वो बोनस ज़रूर क्लेम करते थे। तो ये बड़े मज़े की मेमोरीज हैं। अब ऑब्वियसली वो एक्साइटमेंट नहीं है, अब ईदी मिलती है, लेकिन वो बचपन वाली एक्साइटमेंट नहीं है जो सबसे कलेक्शन की होती थी। ये तो है। अच्छा, दुआ का भी वही वाला टाइम चल रहा है जिसमें दुआ ने ना ईदी वसूल करनी है, जमा करनी है, खर्च करनी है। दुआ पहले 2 दिन क्या किया है आपने, बताया ना, किस तरीके से ईद जो जमा की थी उसके बाद दोस्तों के साथ पार्टियां की हैं? सबसे पहले मैं तो ज़्यादातर लेट नाइट में जो है सोती हूँ। उसके बाद जब मैं उठती, मैं ईद वाले दिन लेट हूँ। मेरी मम्मा कहती हैं कि सवैयाँ बना के, और कहती हैं कि जो है ना लोगों के घर बांट के आओ तो हमें भी कोई देगा। तो फिर मैं उठती हूँ, वज़ू वगैरह करती हूँ और बगैर तैयार हुए ना ड्रेस भी नहीं पहनती, और मैं ऐसे बाहर जाके सबको दे के आती हूँ सवैयाँ। और सब मुझे जो है कोई जो है 5,000 दे देता है, कोई 1,000 रुपये दे देता है। इस तरह ईद मिल जाती है। आके मैं अपनी मम्मा को पकड़ाती हूँ। कुछ कहती हैं रात को खा लेंगे, कुछ कहती हैं अभी ले लो, और कुछ मैं कहती हूँ मैं जब ड्रेस पहनूंगी मुझे तब दे दीजिएगा। ऐसे मेरी ईद गुजरती है। और फिर जब फ्रेंड्स सारे इकट्ठे होते हैं, फिर हम यहाँ गोल में जाते हैं या डोरी बेकरी, ऐसी अच्छी जगह पे जाते हैं और मिल के इंजॉय करते हैं। मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। अरे वाह, ये जो सादगी है ना, ये बहुत ही खूबसूरत है। और ये आपको बच्चों में ही मिल सकती है। इतनी प्योरिटी और इतनी सादगी जो है ना वो इधर ही मिल सकती है। कि मैं ना खुद ऑब्जर्व कर रहा था कि जो मेरे नीसेस एंड नेफ्यूज़ हैं माशाल्लाह ढेर सारे हैं, अब उनकी ना अंदर भी एक पॉलिटिक्स चल रही होती है कि अच्छा अब कौन पहले ईदी खर्च करता है। अब वो एक बच्चे ने कर दिया तो वो दूसरा निकालेगा आपने। तो ये बड़ी एक मज़ेदार, एक ऑब्जर्व करने वाली चीज़, दुनिया एक उसमें जो छोटी छोटी चीज़ें हैं। कि पॉलिटिक्स का जो आप एंगल उसको, वो बड़ा खूबसूरत, वो वाकई ऐसे चल रहा होता है, भाई इसकी खत्म हो गई, अब हम उसको दिखा के खर्च करेंगे। अच्छा ईशल, ईद के दिन डेफिनेटली फेस्टिविटी, और ये 2 दिन क्या बनाया आपने घर में खाने के लिए सबके? उस दिन आपने कहा कि ईद तो चीट डेज होती है। अच्छा, ईद छुट्टी किचन से भी होती है। अच्छा, किचन में भी नहीं जाते, किचन में हेल्प होती है, ऑब्वियसली वो बना देते हैं। लेकिन हमारे एक कॉमन थिंग है, कॉमन डिश है सेवैयाँ, वो इम्पॉर्टेंट है, वो लाजमी होती हैं। उसके अलावा डिफरेंट घरों में डिफरेंट, बिकॉज अब मेरे 2 घर हो गए, डिवाइड हो गए, तो जो है सेवैयाँ कॉमन चीज़ है। उसके अलावा डिफरेंट प्रेफरेंसेस होते हैं। सो जो मेरे इन लॉज हैं वो लोग चाट और इस टाइप की चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। मेरी मदर वाली साइड पे अभी भी वो जो पास्ता और इस टाइप की चीज़ें, मैकरोनी, इन सब चीज़ों को जो है ज़्यादा लाइक किया जाता है ब्रेकफास्ट में। एंड ऑब्वियसली फिर जो अनहेल्दी तरीन खाने होते हैं वो हम खाते हैं, सब खाते हैं, एंजॉय करते हैं। तो भाई इसमें कोई डरने की जरूरत नहीं है, हम सब ने भी बड़ी पार्टी की है ईद पे। अब इसके बाद हम देखेंगे कि क्या करें। बस ऐसा बाहर जो रहते हैं लोग, वो तो अक्सर जाने जाते हैं कि खुद कुक कर सकते हैं। आपको कुछ बनाना आता है? सर मैंने जितनी जुबैदा आपा की वीडियोस हैं ना यूट्यूब पे, वो सारी ट्राई करके अब मैं गिव अप कर चुका हूँ। अरे मैं सर वेस्ट करना शुरू हो गया था, बिल्कुल कोई जायका नहीं मेरे हाथ में। सैडली ज़रूरत इस चीज़ की बड़ी पड़ती है, लेकिन वहाँ पे अब सारा कुछ मिल जाता है। चले, सब कुछ जिस चीज़ में आप खूब हैं और बेहतरीन हैं, आपकी कोई मिसाल नहीं, फिर हम उसी तरफ आ जाते हैं। हमें कुछ सुनाए ना। मैं अभी वही जो पिछली हम बात कर रहे थे, तो एक शेर मेरे जहन में आ रहा था। वही बाहर जब आप हैं, तीसरा दिन है, तीसरे दिन ईद तकरीबन ख़त्म हो चुकी होती है, वहाँ पे कोई जिक्र भी नहीं होता। तो वो एक शेर मेरे जहन में आ रहा था कि इस उदासी को कौन समझाए
ईद के दिन तो ईद होती। अरे वाह 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 वाह। हाँ ये जो है, लेकिन जो आपका वो फेमस वाला है ना, वो हमने सुनना है, वो हमें। बिल्कुल। मैं आज तो आप सब इतने अच्छे लगे हैं, आप सबकी वैसे नजर अच्छी चीजें ना सेव करके रखनी चाहिए। आप कह रहे हैं, ठीक है, हम चले आखिर में सुनेंगे। हम ना अभी दुआ से सुनते हैं कुछ, और दुआ से कहेंगे जी, रिक्वेस्ट करेंगे हम आपसे कि हमारी ट्रांसमिशन में आप मौजूद हैं, आपने 4 चांद लगाए हैं, तो हमारे नाजरीन को और हमें कुछ सुनाइए। बुरा ढूंढन चलिया, बुरा ढूंढन चलिया, जग में बुरा ना कोई, हो जे अपने आप दे अंदर वेखा, मुझसे बुरा ना कोई हो मियां। यार वेखो रंग लाया है, दोस्त वेखो रंग लाया है जी। छेरियां दा सुन चमका चम चम, छेरियां दा सुन चमका चम चम, यार वेखो रंग लाया है जी। नाम ना मैं सुन्नी ना मैं शिया, मेरा दो हाथा दिल सड़िया, हो मिट गई सब खुशकी बैंड वड़िया, रहमत वड़िया। कई मन तारू तर तर हारे, कोई किनारे चढ़िया हूँ, सही सलामत पार गयो बाहू, जेड़ा मुर्शिद दा लड़ फड़िया। इश्क जिना दे अंदर वड़िया, इश्क जिना दे अंदर वड़िया, प्यार ओना ही पाया है जी। यार वेखो रंग लाया है जी। ज़बानी 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 कलमा हर कोई पढ़े आए, दिल दा पढ़दा कोई हूँ, हो दिल दा कलमा आशिक पढ़े, होर कोई ना पढ़िया हूँ। बुल्ले शाह ने कुंगरू बन के, बुल्ले शाह ने कुंगरू बन के रूठे यार मनाया है जी। यार वेखो रंग लाया है जी, यार वेखो रंग लाया है जी। ओ मियां आफलाक से लाई जाती है, सीनों
रंग लाया हो जी मौला। दिल से खैर से ईद मुबारक। एक बार फिर से हमारी इस खुसूसी ट्रांसमिशन में खुश आमदीद। हमारे बड़े प्यारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम सुन रहे हैं, उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं और गुफ्तगू का सिलसिला हमने आगे बढ़ाना है। और एक रिक्वेस्ट हमने की थी बसरा साहब से, जो कि अली ने उस टाइम होल्ड करा दी थी कि अच्छी चीजें आखिर के लिए रखें। तो जरा बसरा साहब जी, जो खुशियों में जो सबसे अरफा किस्म की खुशी है ना, वो किसी को खुश देखकर खुश होना। अरे वाह। या किसी को देखकर खुश होना। अरे वाह। तो आज आप सब माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो ये आप सबको देखकर आप सबकी नज़र एक गज़ल के मलमल रेशम खद्दर अच्छा लगता है। मलमल रेशम खद्दर अच्छा लगता है, कुछ भी पहनो तुम पर अच्छा लगता है। और तेरी बाहें अच्छी लगती हैं जैसे, तेरी बाहें अच्छी लगती हैं जैसे एक मजदूर को बिस्तर अच्छा लगता है। इतना अच्छा शायद ही कुछ लगता हो जितना तुमको छूकर अच्छा लगता है। मैंने तेरा चेहरा देख के देखा है, दुनिया का हर मंजर अच्छा लगता है। मैंने तेरा चेहरा देख के देखा है, दुनिया का हर मंजर अच्छा लगता है। और मुझको यूं ही अच्छी लगती रहना तुम, मुझको यूं ही अच्छी लगती रहना तुम, अच्छा लगना तुम पर अच्छा लगता है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। बसरा साहब, ये तो आपकी जो एक गजल है ना, ये तो दिमाग के साथ ऐसे चिपक गई है, इसको उतारना मुश्किल है। कि जब भी किसी को बोल दें हम कि आप अच्छे लग रहे हैं, आपका ये अंदाज अच्छा लगता है, तो आपकी पूरी गजल याद है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, बहुत ईद मुबारक आपको। आप क्या कहना चाहेंगी, इसको रैप किस तरह से करेंगे? बिल्कुल, जिस तरह तारीफ कर रहे हैं, मैं तो आई एम इम्प्रेस। आपकी बेगम चीज़ वही लगती है। आप तो आई एम श्योर उनके लिए कसीदे पढ़ते होंगे। बल्कि मेरा एक सोशल सर्विस मैसेज ही समझ लें सब हस्बैंड्स को, सब पार्टनर्स को, इवन घर वाले पेरेंट्स को, कि अगर कोई अच्छा लग रहा है तो तारीफ किया करें। बहुत अच्छा लगता है, जरूरी है। इट ब्रिंग्स अ स्माइल ऑन योर फेस। और अप्रिशिएट करना चाहिए अपने इर्द गिर्द जो भी कोई छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। हम लोग जब छोटी छोटी चीज़ों को अप्रिशिएट करते हैं ना, तो वो और ज़्यादा निखर के आगे आती हैं और ज़्यादा लोग उस काइंड जेस्चर को करने के लिए ज़्यादा कीन होते हैं। तो हमेशा अप्रिशिएट किया करें। बिल्कुल, हम बच्चों पर ये अप्लाई करते हैं अमूमन कि अप्रिशिएट करेंगे, जिस चीज़ के लिए अप्रिशिएट करेंगे वो उसमें बेहतर होते चले जाते हैं। लेकिन इट गोज द सेम वे विद द एडल्ट्स एज वेल। एग्जैक्टली, और एडल्ट्स में लैक कर रहे होते हैं हम। एनकरेजमेंट बहुत कम होती है। जब आप इवन अपनी वाइफ को भी थोड़ा सा इनकरेज कर देना कि ये खाना बनाए, अच्छा बनाए, या यू लुक गुड, या अपने हस्बैंड को कर देते हैं कि यू आर डूइंग सो मच फॉर अस, तो ऑटोमेटिकली उनका दिल खुश हो जाता है और वो और ज्यादा एफर्ट पुट इन करते हैं उस चीज में। और बड़ा प्यारा मैसेज है इशिल आपने जो आज के लिए हमें दिया है। इसी के साथ हम इख्तिताम की तरफ हैं। हम आप तीनों मेहमानों के बहुत मशकूर हैं कि जो हमारी ईद ट्रांसमिशन है उसको आपने रौनक बख्शी है, बल्कि 4 चांद लगाए हैं। और हम आपसे इजाज़त चाह रहे हैं, लेकिन जाते जाते दुआ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे फिर एक और रिक्वेस्ट कर देते हैं कि हमें और हमारे नाज़रीन को कुछ सुनाएं। रहना रहना जी मौला हाँ मैं भी जलवा गाए नाज़ पर लेकर चलो मूसा, तुम्हें भी गश आ गया तो हुस्ने जाना कौन देखेगा, उनसे मिलने को तो क्या कहिए, उनसे मिलने को तो क्या कहिए जिगर, खुद से मिलने को जमाना चाहिए। ये रमज़ान नाज़ की फौज कश
ये दिलबर तेरी खास आदा, क्या खूब तेरी इस उल्फत में, क्या खूब तेरी इस उल्फत में, मिस्कीन से मैं सुल्तान हुआ, हैरान हुआ, हैरान हुआ, हैरान हुआ, हैरान हुआ। तुम सर हश्र मिलोगे ये सुना है जब से, तेरे दीवान ने एक हश्र उठा रखा है। ये रमजान नाज की फौज कशी, इस हुस्न पे मैं, इस हुस्न पे मैं हैरान हुआ, हैरान हुआ, हैरान हुआ, हैरान हुआ।